हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था शेड्यूल्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शेड्यूल्स हैं। उससे पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें कौन कौन से मेंबर्स से कमिटीज़ थी, उन सब के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। सॉरी, शेड्यूल तो बात कर चुके हैं हम लोग। और कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। एक्चुअली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 तक अमेंडमेंट्स मिला के 448 आर्टिकल्स है, जो 25 पार्ट्स में बांटा गया है। और 12 शेड्यूल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमारे भारत के बारे में बताया गया है। हमारे कंट्री का नाम क्या है। मेनली अगर डिटेल में देखा जाए तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन इसको भारत भी कहते हैं हिंदी में, हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट में। और इस आर्टिकल 1 में भारत में जितने भी टेरिटरीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और जो भी टेरिटरीज़ एक्वायर की जाती हैं, उन सब के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हिस्से से लिया गया है। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 2 की बारी। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब कैसे नए स्टेट्स लिए जाएं इंडिया में, अगर बाहर से कोई ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हमने 1975 में सिक्किम को लिया था। तो सिक्किम को जब यहाँ पे इंडिया में शामिल किया गया था, तब उसमें आर्टिकल 2 के बिहाफ पे ही चेंजमेंट की गई थी। अब आ रही आती है आर्टिकल 3 की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो भी स्टेट्स हैं एग्जिस्टिंग है, उनके नाम बदलना, उनकी बाउंड्रीज चेंज करना, या फिर कि कोई नए स्टेट्स बनाना, ये सब के सब आर्टिकल 3 में है। इसका एग्जांपल हमारे पास रिसेंटली तेलंगाना है और जम्मू कश्मीर का है, जो बाद में यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दी गई है। और बाइफरकेट करना मतलब दो हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए, बाउंड्री चेंज कर दी गई है, बाउंड्री चेंज हो गई, ये है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 जो है वो लॉ से डील करता है, कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे जब हम लोग ये सब आर्टिकल, जब हम लोगों को इन सब चीज़ों में चेंजमेंट करनी होगी। ओके, जो सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। और याद रखिए, फर्स्ट और फिफ्थ शेड्यूल जो हमने बताया था, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल क्या था, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं, उनकी जो राइट्स है वो बचे रहने चाहिए किसी भी कंडीशन पे। ये आर्टिकल 4 डील करता है। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 है, याद रखिएगा ये बात। और ये बेसिकली डील करता है सिटीजनशिप के बारे में, कौन कौन भारत का नागरिक होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 19, और ये जब पावर में आया था 26 जनवरी 1950 में, उस समय जो लोग इंडिया में रह रहे थे, या फिर जो लोग उन जिनके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज इंडियन ओरिजिन के हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप दे दी गई थी। ओके, तो इंडिया में आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप किस तरीके से पा सकते हैं, 3 तरीके से हैं। बाय डोमिसाइल इन इंडिया, जो हमेशा से यहाँ रह रहे हैं। दूसरे, जो रिफ्यूजी हैं, जो आए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का इन द सेंस यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अनडिवाइडेड था। ओके, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ कहा जाता था। 1947-50 की बात है। ओके, तो उस समय ये बात हुई थी कि जो लोग पाकिस्तान से रिफ्यूजी हैं, जो इंडिया में आए हैं, उन सब को इंडिया के सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तीसरा था इंडियन लिविंग इन अदर कंट्रीज़, जो जो लोग बाहर रह रहे हैं भारत के, उनको भी भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन वो ओवरसीज़ सिटीजनशिप होती है। ओके, वो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग इंडिया में उस समय थे,
जब इंडिया का संविधान बन रहा था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और लागू किया गया, उस समय जो लोग इंडिया में थे उनको नागरिकता दी जाएगी भारत की। ये आर्टिकल 5। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन सब की सिटीजनशिप के लिए इसमें बात की गई है। और ये बात नेसेसरी क्यों है? क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए, जब पार्टीशन हुआ था तो इस शर्त पे हुई थी कि जो जो पाकिस्तान होगा वो इस्लामिक कंट्री होगी और इंडिया जो होगा सेकुलर होगा। तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो लोग इंडिया वापस आएंगे उनको हमारी जो उस समय की आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने वादा किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रहा हूँ मैं, जो हमारी गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने वादा किया था कि उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 की बात करते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट इन पाकिस्तान। ओके। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि अगर माइग्रेंट्स को, मान लो वहाँ पे बस गए बहुत समय बाद, लेकिन फिर भी उनके साथ अत्याचार हो रही है, तो उनको इंडिया की नागरिकता दी जाएगी। रिसेंटली आपने इसी के इन्हीं जो आर्टिकल्स हैं इसमें आपने ध्यान दिया होगा, CAA के बारे में सुना है। तो CAA बेसिकली इसी बात की ओर इशारा कर रहा था और उसको लागू किया गया है। आर्टिकल 7, फिर आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे रह रहे हैं हमेशा से, लेकिन आपको कोई पढ़ाई वढ़ाई करनी है या फिर कोई काम करना है तो आप बाहर जा रहे हैं, तो बाहर किसी दूसरे देश में चले गए हैं, तो आपके वहाँ जाने पे आपकी नागरिकता चली नहीं जाएगी जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे उस देश की नागरिकता के लिए, या अपने खुद से छोड़ेंगे नहीं इस नागरिकता को, तब तक आपको इंडियन सिटीजनशिप मिली रहेगी। ओके। यह है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 की बात करते हैं, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। जो इंसान किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूडेबल है कि एक हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप लॉ है। ओके। हमने फीचर्स में बात किया था कि हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही है। ये साफ साफ इस बात को शो करता है। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जो लोग इंडिया के सिटीजन हैं, ऐसा नहीं है कि जब चाहे गवर्नमेंट उनकी सिटीजनशिप ले सकती है। ओके। और आर्टिकल जो 11 है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 11 ही बताती है कि पार्लियामेंट किस तरीके से सिटीजनशिप लॉ को चेंज कर सकती है या रेगुलेट कर सकती है। ओके। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे इसमें से जो चेंजमेंट है ये काफ़ी न्यूज़ रहा है न्यूज़ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ओके। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कब कब भारत की नागरिकता किसी इंसान को दी जा सकती है और कब कब उससे ली जा सकती है। तो हम लोग को बात करते हैं एक्विजिशन की बात, यानी लेने की बात सिटीजनशिप, तो 5 तरीके से हैं। 5 यानी BRAND, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली, जो बाद में उसमें को 2003 या 4 में अमेंड कर दिया गया दोबारा। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंगली हम 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं को, या हम कह रहे हैं कोई भी एलियन जो इस देश का नहीं है। यहाँ एलियन का मतलब है जो इस देश का नहीं है, भारत का नहीं है। तो BRAND याद रखिए, ब्रांड। B मतलब बाय बर्थ, जन्म से, जो इंसान यहाँ जन्म ले रहा है वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। R बाय रजिस्ट्रेशन, आपने किसी और देश से आप इंडिया में आए और यहाँ की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन किया, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉलो किया अगर आपने सही सही से, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। A एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, मान लीजिए कोई दूसरा एरिया है दूसरे देश का, या फिर कोई फ्री एरिया था, उसको हम लोगों ने अपने कंट्री में ले लिया। हम लोग इसका रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं सिक्किम का। सिक्किम को 1976 के आसपास इंडिया में लिया गया था, उसको एक्वायर किया गया था। तो
उस समय वहाँ के जो भी नागरिक है उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई थी। ये था ए से। और एन बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि आप गवर्नमेंट से मान लीजिए आप बहुत समय से यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक। तो आप अगर सही रूल्स फॉलो कर रहे हैं और आपने अपनी दूसरी जो जहाँ के रह रहे थे वहाँ की सिटीजनशिप त्याग दी, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। डी बाय डिसेंट, मतलब आपके पूर्वज यहीं पे रह रहे हो, यहाँ के हो, तब आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। टर्मिनेशन की बात करते हैं तो 3 तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है। या तो आप खुद छोड़ दें, इट कैन बी वॉलेंट्रीली री अनाउंस्ड बाय ए सिटीजन, ओके। इट कैन बी टर्मिनेटेड इफ़ ए पर्सन एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अगर आप किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तीसरा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, तो किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की लेकिन वो गलत तरीके से की, जो डॉक्यूमेंट्स उसने पेश किए थे, गवर्नमेंट को दिए या वेरीफाई कराए थे, वो सही नहीं थे, तो उसकी सिटीजनशिप ली जा सकती है वापस। या फिर अगर कोई इंडिया का सिटीजन जो किसी एनिमी कंट्री, एनिमी टेरिटरी के साथ ट्रेड या फिर किसी तरीके के ऐसे काम में लगा हो जिससे हमारी कंट्री को या नेशन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा हो, तब उसकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था आपको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को एक बार अमेंड किया गया था 2003 में। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियन का ओरिजिन का है, यानी जो मूल निवासी थे भारत के, एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, अगर उन्होंने किसी और देश की नागरिकता ली है तो उनको ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स का मतलब ये है कि आप जितने बार चाहे इंडिया आ सकते हैं, आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको वीज़ा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको इंडिया में रह के आप किसी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं फ्रीली। लेकिन आपको इंडिया में गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस पे होल्ड करने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। ये 2 कंडीशंस हैं, ओके। ये 2 कंडीशन, सॉरी, ये वोट और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और उसके बाद आता है ड्यूअल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें दोहरी नागरिकता मिलती है कुछ ही लोगों को, ओके। एट प्रेजेंट दिस फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड टू इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज। 16 देशों तक अभी इस समय ये फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट करके हम पूछिए ज़रूर, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।